अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। सन 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगने वाला पार्टी फंडिंग केस आज 7 बरस गुजर जाने के बावजूद भी इस जमात के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। आज पीटीआई हुकूमत इक़्तिदार की कुर्सी पर बराजमान है, उस वक्त ये केस इसके लिए और भी सियासी तौर पर जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि अपोजिशन इस केस की समाअत के रोज कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने पर बज़िद है। अब अपोजिशन का ये कह रहा है कि वह हुकूमत के खिलाफ फैसला अपने हाथों में साथ लेकर जाएगी, जबकि दूसरी ही तरफ हुकूमती टीम भी मुकम्मल तौर पर खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार है। हुकूमती मुश्किलात किस हद तक बढ़ने जा रही हैं, इसी पर आज हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरी तरफ वो भारत जो अपने मुल्क में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। हाल ही में भारत में अपने ही वज़ीर-ए-आज़म की आशीर्वाद पर झूठी खबरें और मनफी प्रोपेगेंडे करने वाला सहाफ़ी अपने ही मुल्क के लिए वबाल जान बना हुआ है। अब तक की तहकीकात और इंकशाफात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में आज तक जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी किया उसमें से कुछ भी झूठा साबित नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता अर्नब गोस्वामी और नरेंद्र मोदी की चालाकियां दुनिया के सामने आश्कार हो गई हैं। ये सिलसिला अब कहां जाकर थमेगा और भारत को इसके किस कदर संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, इस पर भी बात होगी। और आखिर में बात होगी तकरीबन 2 माह बाद खुलने वाले तालीमी इदारों की। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें जो हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब, एनबीसी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमें ज्वाइन कर रही हैं तज्ज़ियाकार जुनैरा आज़िज़ साहिबा भी, और साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो बात कर लेते सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिस पर हुकूमत ये कह रही है कि ऑपोजिशन आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने धरने और अपने एहतजाज के जरिए धमकाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि जो मुल्क का इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है उसके खिलाफ तो केसेस के हवाले से 6 माह में फैसला हो जाता है, लेकिन जो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है उसके खिलाफ 6 बरस क्यों लग रहे हैं। नासिर चुगताई साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये जिस तरह से कल कुछ होने है एहतजाज की सूरत में, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि पीटीआई बड़ी मुश्किल का शिकार होने वाली इस फॉरेन फंडिंग केस के नतीजे में? नहीं, मेरा ख्याल एहतजाज से तो कुछ नहीं होगा, और क्योंकि पहले एहतजाज के बारे में बहुत बात हुई थी कि नहीं करने देंगे और आके दिखाएं, तो मेरा ख्याल ये लगता मुझे यूँ है कि एहतजाज से एक प्रेशर आएगा मीडिया में, ख़बरों पर, पीटीआई भी प्रेशर आएगा, लेकिन फ़ैसले पर मेरे ख्याल प्रेशर नहीं आए, क्योंकि ऑलरेडी 6 साल की इस पर ताख़ीर हो चुकी है और इस ताख़ीर का कोई जवाब बताया भी नहीं गया है। अगर इस पूरी केस की आप हिस्ट्री देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2014 के बाद कितनी अटैम्प्ट हुई है, कितनी हियरिंग हुई है, और कितनी हियरिंग के बाद स्क्रूटनी कमेटी बनी और उसके बाद उसकी स्क्रूटनी जी 200 समातें, अब तक 200 बार इस केस को सुना गया है। जी, बिल्कुल मैं वही कह रहा था कि 200 से ज़्यादा समातें, और समातें भी होंगी, फिक्र नहीं करें आप। तो बात यह है कि 2014 से लेकर आज तक आपने नटशेल में क्या हासिल किया। 6 साल के बाद पीटीआई का इकबाली बयान कि हाँ, हमने गैर मुल्की फ़ंडिंग ली है, और अगर ममनुआ रिसोर्सेज से फंडिंग की गई है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमने एजेंट्स मुकर्रर किए थे। अब मेरा ख्याल था वो एजेंट्स 2 आदमी होंगे, अब्दुल हन्नान होगा और मोहम्मद मुबशिर होगा, लेकिन वो 2 कंपनियाँ निकली। उन कंपनियों के एड्रेस क्या हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, वो भी चेक कर लें तो मालूम हो जाएगा कि डांडे कहाँ मिल रहे हैं। फिर ये कि फंडिंग करने वाले कौन लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, ना उनके पते क्या हैं, वो तो मुझे नहीं बताया आपने, ना मुझे तो खैर छोड़ दें, आप आवाम को तो छोड़ दें, अकबर एस बाबर के वकीलों को नहीं बताया। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पीटीआई ने फाइल किया वो अकबर एस बाबर के वकील को नहीं दिया गया। एक मसला ये वो अब यहाँ ले आएगा, तो उसने चैलेंज कर दिया है, कि ये गैर कानूनी बात है, मुझे दिया जाए, जब तक मुझे आप नहीं देंगे मैं अपना केस कैसे तैयार करूँगा। और ज़ाहिर है एक इंसाफ की बात भी है। अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद मुश्किल में हुकूमत कैसे आएगी, मैं ख्याल फिर भी नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि अगर फैसला आता है, बहुत बड़ा अगर है, अगर फैसला आता है, और अगर ये फैसला आता है कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है
और अगर ये फैसला आता है कि गैर मुल्की फंडिंग ममनू हिस्सों से हुई है तो क्या होगा? पहले स्टेप के तौर पर वो पैसे जब्त हो जाएंगे। दूसरा स्टेप इलेक्शन कमीशन ये लेगा कि वो फेडरल गवर्नमेंट को लिखेगा कि भाई ये गलत काम हो गया, इस पर आप कोई कार्रवाई करें। अब फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजे या नहीं भेजे, वो उसको किल कर सकती है। अगर उसने किल किया तो एक और नया लीगल झगड़ा शुरू हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो अभी बहुत दूर है, अभी इसके इम्तहान और भी हैं वाली बात है। तो मेरा ख्याल ये नहीं कि कल में कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन ये फैसला होना चाहिए। और जो पीटीआई ने शिकायत की है पीपल्स पार्टी के खिलाफ और नून के खिलाफ, उसका फैसला और जल्दी कर दें, उसका फैसला फौरन कर दें। फौरन फंडिंग के इसका फैसला फौरन होना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि तीनों जमातें, चाहे इक़्तिदार में बैठी जमात हो या फिर ऑपोजिशन में बैठी जमातें, अगर फॉरेन फंडिंग के केस लगे हुए तो वो एज सून एज पॉसिबल उनके फैसले हो जाने चाहिए। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। एनबीसी भी ने भी फरमाया, पॉइंट यहाँ पर रेज किया, और मरियम औरंगजेब भी बारहा कह चुकी हैं कि हुकूमत तो इतराफ जुर्म कर बैठी, तो फिर अब किस चीज का इंतजार है? फिर है मुश्किल की घड़ी गवर्नमेंट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल मुश्किल की घड़ी है, और जो इन्होंने इतराफ किया है उसमें जिन एजेंट्स का जिक्र किया है कि वो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, वो जो भी हैं रिप्रेजेंटेटिव या कुछ भी हैं तो गालिबन वो कंपनीज, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी उन्हीं की बन जाती है जो कि इसको चला रहे हैं या जिन्होंने भी उनको मुकर्रर किया है, क्योंकि ये इनका फर्ज था कि ये अपने सोर्सेज चेक करते कि कहाँ से फंडिंग आ रही है। सिर्फ ये कह देना कि फलां ने हमें दिए और हमें नहीं पता, वो मेरा ख्याल नाकाफी है। लेकिन इसमें वही दो सूरतें नजर आती हैं आगे। मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं। एक तो यही हो सकता है कि इनके खिलाफ फैसला हो जाए और ये फिर अपीलें वगैरह सुप्रीम कोर्ट में चली जाएं और वक्त गुजर जाए, लंबा वक्त गुजर जाए। हमने पहले भी कहा था कि इनका टेन्योर ये अपना निकाल जाएंगे। दूसरी तरफ ये है कि दूसरा जो इशू आ सकता है या दूसरी सूरत ये पैदा हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तीनों बड़ी पार्टियों को उनके अपने अपने अमाल सामने रख दे और उनको कहे जी आप बताएं आप क्या चाहते हैं। तो तीनों पार्टियों के मसाइल हैं, मुझे जहां तक इत्तला है बाकी दो पार्टियों ने भी फंडिंग इसी तरह ली हुई है, वो शायद इतने बड़े पैमाने पे ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ वो मौजूद है, एविडेंस उसका भी। अब वो जब चीजें सामने रखेंगे तो उनको भी वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस नजर आए, तो हो सकता है कि वो किसी कंप्रोमाइज की तरफ जाएं। लेकिन अगर सिर्फ इन्हीं का फैसला होता है तो लाजमन पीटीआई के लिए काफी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, जुनैरा, आपने जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू में एक जुमला ये भी था कि फैसला होते होते ये अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे। मतलब फैसला होना ऐसा जाहिर कर रहा है कि सिस्टम की सुस्त रवि जो है उस पर भी एक सवालिया निशान है। मतलब हमारे यहाँ सिस्टम बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। तो एक तो ये कि पीटीआई की मुश्किलात का भी जिक्र बता दीजिए मुझे कि आगे आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ रही हैं, दूसरा ये कि वाकई मुश्किलात बढ़ेंगी लेकिन टेन्योर निकाल जाएंगे। देखिए, तकरीबन हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो विंग्स हैं डिफरेंट किस्म के, मैं सिर्फ इस वक्त फाइनेंशियल की बात करती हूँ, वैसे तो और भी बहुत सारे विंग्स हैं, उनकी बेस मौजूद है अब्रॉड, ओवरसीज़ में। और दिस इज़ वन थिंग विच इज़ नॉट गुड। इट इज़ नॉट गुड बिकॉज जब आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल पाकिस्तान से बाहर भी यूज़ करेंगे और वो किस किस के हाथ में जाएगा और किस किस तरीके से यूज़ होगा वो यहाँ बैठे हुए आम शहरी को नहीं पता। और वो शहरी सिर्फ शहरी नहीं है, वो आपका वोटर भी है, उसका हक है उसको पता हो कि आपके पास पार्टी की जो फंडिंग नाम के पैसे आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। आखिर जो फंडिंग देता है वो फिर कुछ एक्सपेक्ट भी करता है। मैं इस वक्त ये जेनेरिक बात कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट चैरिटी, दिस इज सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब आप चैरिटी में कुछ देते हैं तो ठीक है, उसका तो हमें समझ में आती है कि किसी ने किस सोर्स से दिया, कैसे दिया, एक वक्त में उसको साइडलाइन किया जा सकता है। बट पॉलिटिकल एफिलिएशंस होते हुए फंडिंग करना, उस फंडिंग का पाकिस्तान आना, वो किस चैनल से आई, फिर उस चैनल से आके चैनलाइज किधर हुई, फर्दर यूज़ कहाँ हुई है और आपने किन एजेंडाज पे उनको यूज़ किया। दीज आर बिग क्वेश्चंस, ये बहुत बड़े सवाल आते हैं। और इसलिए
जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो इसलिए हमारी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन के सामने सब कुछ इतना ओपन पड़ा हो, एक दफ़ा डॉक्यूमेंट होके कि उनको 1 मिनट लगे बताने में कि फ़लाँ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं या फ़लाँ जमात इलेक्शन भी लड़ सकती है कि नहीं लड़ सकती। अब यहाँ पे ये जो मामला आज खड़ा हुआ है ये तो फिर बहुत बड़ा मामला है, सबके ऊपर अप्लाई होता है, पर्टिकुलरली पीटीआई पे इसलिए ज़्यादा अप्लाई होता है बिकॉज इनकी सबसे ज़्यादा बेस है बाहर, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस इमरान खान के जो अपने ताल्लुकात हैं उसकी वजह से। अब प्रॉब्लम तो ये है, बट इसमें भी फिर वही बात आती है कि क्या किसी कंक्लूसिव डिसीजन के साथ लॉजिकल एंड की तरफ हम जा रहे हैं एनी टाइम सून, कि ये इसी तरह लटकता रहेगा। इट विल बिकम एन इंस्टेबिलिटी पार्ट, अनदर इंस्टेबिलिटी पार्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, जिसको रोज़ कल परसों तरसों में हम देखेंगे, रोज उसको एयर टाइम मिलता रहेगा, या वाकई इसका कोई फैसला आएगा। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि इसको किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचना चाहिए, ज़रूर पहुंचना चाहिए, हर पार्टी की स्क्रूटनी होनी चाहिए। वी शुड नो कौन कहां से फंडिंग ले रहा है और उनके कौन से एजेंडाज को फॉलो कर रहा है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में क्यों जा रही हैं। तो मुश्किलात आपको नजर आ रही है यहाँ पे सुनना, थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ, वजाहत के साथ? डेफिनेटली देखिए, प्रॉब्लम अगर ना होती तो 7 साल का अरसा क्यों गुजरता। वो डिले इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता होगा कि इसमें लूप होल्स हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, एक ऑपोजिशन का भी ये बयानिया है कि मजीद ताखीर इस केस को मजीद मशकूक बनाएगी। डिले के हवाले से जुनैरा ने भी बात की। सियासी हलकों में चहबगोइयां ये हैं कि अगर इस केस का फैसला आ जाता है तो उस फैसले में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हुकूमत की बसात को लपेट भी सकती है। देखें, काफ़ी मंजरनामे यहाँ पर कुछ जनरल साहब ने दिए, कुछ नासिर बेग चुगताई साहब ने दिए, जुनैरा ने बात की। देखें, पाकिस्तान में सियासी जमातों का कोई वोट बैंक नहीं है। हमारे यहाँ सियासी अफराद का वोट बैंक है। पीटीआई का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, वो इमरान खान का वोट बैंक है। नून लीग का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है। और पीपल्स पार्टी में भुट्टो के वारसान का वोट बैंक है। फजलुर रहमान की जमात में मुफ्ती महमूद के वारसान का वोट बैंक है। तो एक तो हमारे यहाँ सियासी जमात का कोई वोट बैंक नहीं है। मैं एक लम्हे के लिए आपको एक ऐसा मंजरनामा दिखाता हूँ कि मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों ने ममनुआ फंडिंग ली है और इलेक्शन कमीशन ने तीनों जमातों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो क्या होगा? नवाज शरीफ ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हैं, वो उस पार्टी के सरबराह हैं, ममनुआ फंडिंग उन्होंने ली, वो जिम्मेदार हैं, वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हैं। आसिफ जरदारी साहब भी पॉलिटिक्स से ऑलमोस्ट रिटायर हैं, उनके चेक से वो चेयरमैन थे, उन्होंने फंडिंग ली। प्रॉब्लम किसको है? अगर पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग ली तो लीडर इमरान खान था और इमरान खान उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के साथ डिस्क्वालीफाई होगा। नून लीग ने अपनी विरासत बना ली है, उन्होंने आगे मरियम को ले आए हैं, पीपल पार्टी ने जो है बिलावल को ले आए हैं। उनके चेक्स और साइन से पीपल पार्टी में अभी कुछ नहीं है, उनके नून लीग से कुछ नहीं है, लेकिन इमरान खान के पास तो नंबर 2 नहीं है। इमरान खान अगर ये दोनों जमातें सुबह नई जमातें बना लेंगी, और उनका पहले भी हमने पैट्रियट बनते देखी, पीपल्स पार्टी के अंदर से ही उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए एक पीपल्स पार्टी पैट्रियट बना ली थी, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता था। उसको मखदूम अमीन फ़हीम को उसका प्रेसिडेंट बना लिया था, क्योंकि बेनज़ीर कन्विक्ट थी उस वक्त, वो अपनी पार्टी से नहीं लड़ सकती थी इलेक्शन। हम ये सारे ड्रामे पहले देख चुके हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में अगर तीनों जमातें भी डिस्क्वालीफाई होती हैं तो ये अपोजिशन के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। उन्हें ये तौक भी अपने गले में ले लेना चाहिए। पहले नाअहली के इतने तौक उन्होंने गले में लिए हुए हैं। एक पार्टी के अगर इसके साथ पीटीआई भी जाती है और इमरान खान भी जाता है तो अपोजिशन को आप क्या डरा रहे हैं? मेरे ख्याल में पीटीआई की जो ये बात है कि हम साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी ले डूबेंगे, भी वो तो डूबे हुए हैं। आप उनके साथ ले डूबेंगे नहीं, आप उनके साथ डूब जाएंगे। पहला मंजरनामा तो ये है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि तीनों जमातें जाएंगी, 2 तो पहले चली गई हुई हैं, उनके लीडरशिप डिस्क्वालीफाइड है, सारा कुछ है, केसेस हैं। मसला तो पीटीआई का है जो क्लीन चिट लेके बैठी हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई कंक्लूसिव और इफेक्टिव फैसला आ जाता है जिसमें ये तय हो जाता है ममनुआ फंडिंग है और वो पीटीआई को बैन कर देते हैं या उसकी रजिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल पार्टी कैंसिल कर देते हैं और उसके जो सिग्नेटरी है जो चेयरमैन उसको साथ डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो लॉस किसका है? लिहाजा मेरे ख्याल में ये पीटीआई के लिए डू और डाई है और अपोजिशन के लिए फन है।
उनको आप जितना लें उनको इससे मैं नहीं समझता वो डरेंगे। लिहाजा तहरीक इंसाफ इसीलिए 7 साल से इसको डिले कर रही थी क्योंकि उन्हें पता है कि ये किस कदर उनके लिए ख़तरनाक है। बाकी पाकिस्तान में ममनुआ फंडिंग नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन बहुत वीक है और वीक इलेक्शन कमीशन की वजह से ही सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है, सियासी जमातों के अंदर आमरीत है, मतलब आप ममनुआ ये कह रहे फंडिंग हैं है। कि जब तक हमें चले और ऑपोजिशन के लिए विन विन सिचुएशन है, मुश्किलात का जो बायस है ये केस सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए बना हुआ है और अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला भी आता है तो पार्टी चेयरमैन डिस्क्वालीफाई होते हैं, पार्टी वहीं की वहीं है। नहीं, पार्टी भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है, नए नामों से बन जाएगी, नए नामों से बना लेंगे वो। पहले हमने इस मुल्क में वली खान की पार्टी को डिस्क्वालीफाई होते नहीं देखा, बाकी नहीं देखा, उन्होंने नए नामों से सियासी जमातें नहीं बनाई बाद में, यहाँ भी नए नामों से सियासी जमातें बन जाएंगी फिर। सही। रज़ा रूमी साहब, इस वक्त तो मुजम्मिल साहब ने पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन दोनों का ही शजरा नसब यहाँ पर बयान करके रख दिया, लेकिन फिर भी इस वक्त सूरत हाल जो ज़्यादा गंभीर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बराजमान है। मुश्किलात हैं भर आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल। ये जो केस है, चूंकि ये इतना सीरियस केस है कई हवालों से, तो इसका यकीनन फैसला जो है वो अगर ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है तो ये नुकसानदेह तो साबित होगा, लेकिन इसमें बड़े मराहिल हैं। अभी तो इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाते ही इतना साल लग गए हैं, तो खुदा जाने आगे जब ये अपील में जाएंगे हाई कोर्ट या दीगर फोरम्स पर तो उसमें कितने और साल लगेंगे या कोई पहिए लगते हैं इस केस को, तो फिर ये केस जो है वाकई ही में खतरनाक बन जाएगा। अभी तो ये एक सर पे लटकी हुई तलवार है, जैसे कि अक्सर हमने देखा है माजी में भी सियासी पार्टीज के कई हवाले दिए मुजम्मिल साहब ने और वो हालिया तारीख में से ही हैं और बिल्कुल वो वैलिड हवाला जात हैं। मगर यहाँ पर जो सवाल सबसे अहम है वो ये है कि पीटीआई का पूरा मंशूर जो है और उनका जो नारा है, उनकी सियासत की जो असास है और वो ही मबनी है इसके ऊपर, ये जो है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। तो अगर एहतसाब का नारा लगाने वाली पार्टी जो है वो अपना हिसाब खुद देने से गुरेजा है इतनी देर से, तो फिर यकीनन ये उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भी एक सवालिया निशान बन जाता है। जहां तक मामला है फॉरेन फंडिंग वगैरह का, देखिए ये केस एक हद तक तो काफ़ी पेचीदा भी है, क्योंकि अभी जो नई उसमें डेवलपमेंट हुई है कि कंपनीज ने जो है वो जो एजेंट्स थे वो ये उनकी फॉल्ट थी, तो ये भी एक नई डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले तो यही ख्याल था कि वो पार्टी के अकाउंट्स में जा रहा था जो पहले तासुर मिल रहा था। तो अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्या कहता है। मगर यहाँ पर एक और जो नुक्ता उठता है वो ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन का अपना जो रोल है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा उसमें भी सवालात हैं। जैसे कि मुजम्मिल साहब ने कहा कि एक कमज़ोर इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट और दीगर जो शिकें हैं उसके अंदर पार्टीज को रेगुलेट करने की, और सिर्फ पीटीआई नहीं इसमें सारी जमातें शामिल हैं, वो नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकता। अगर एक फैसला करने में उनको 6-6 साल 7-7 साल लग जाते हैं तो आगे उन्होंने क्या ही जो है जो रूल्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाना है। तो पार्टीज की फंडिंग एक मामला है, पार्टीज के अंदर इलेक्शंस का एक मामला है, पार्टीज की साख जो है वो एक मामला है, और हमारे यहाँ जमहूरियत की इस वक्त सबसे बड़ी जो कमजोर पिलर है वो ये सियासी पार्टी ही है। क्योंकि बिल्कुल ज़रूर साहब, आप भी वही बात करें जो जनरल साहब ने इससे पहले की कि सिस्टम की सुस्ती, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जितनी देर में ये फैसला आएगा शायद कि पीटीआई उस पर तक अपनी हुकूमत पूरी कर भी चुकी होगी। इस वक्त जुनैरा और एनबीसी एक कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं। मैं बारी बारी अब दोनों की तरफ आती, फिर मुझे ब्रेक की तरफ क्विकली बढ़ना है। जुनैरा फर्स्ट यू प्लीज। जी, आई जस्ट वांटेड टू से कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के भी बात हो रही है, तो अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें तो इलेक्शन कमीशन में और नैब में इस वक्त कोई फ़र्क नहीं है। दोनों इदारे अपनी जगह बहुत मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन साबित कुछ नहीं कर सकते, रेट उनकी कुछ नहीं है। तो इन सारे मामलात में इंस्टीट्यूशंस क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो हार पाकिस्तान की होती है, पार्टीज जीत जाती हैं, सियासी लोग जीत जाते हैं, पाकिस्तान जो है वो हमेशा नुकसान में रहता है। एनबीसी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता है, मैंने मुश्किल में नहीं आएगी पीटीआई, क्यों कहा उसकी वजह मैंने बता भी दी थी कि ये फैसला नहीं आएगा, इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं कर पाएगा। जो फैसला करेगा वो भेजेगा वो फेडरल गवर्नमेंट को,
जो लॉ कहता है, फेडरल गवर्नमेंट उसका जायज़ा लेगी और तय करेगी क्या इसको रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए या नहीं। तो गवर्नमेंट पीटीआई की है, वजीर दाखिला पीटीआई का है, अटॉर्नी जनरल पीटीआई का है, वकील पीटीआई के, वो कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक मेरे दोस्त रूबी साहब ने कहा मंशूर और मकासिद पीटीआई के, छोड़े भूल जाएं, ख़त्म हो गया मामला। वो अच्छा दौर था, गुजर गया। चलिए, बहुत मुख्तसर सा कमेंट रखिएगा मुजम्मिल साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पीडीएम ने भी जो इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरे का ऐलान किया ना, ये भी कोई स्क्रिप्ट में तब्दीली है और कोई इशारा है। उन्हें बताया गया है कि असल रास्ता ये है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि चीज़ें उतनी ही स्पीड अप होंगी इस पर भी जितनी पनामा में हुई थी। आप अगले, ये बेवजह मुजाहरा नहीं हो रहा, वरना ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ जाना, और ये तो भेजा गया है। तो इतने बेवकूफ़ वो भी नहीं है। मतलब और आप ये कह रहे हैं कि कल का जो होने वाला एहतजाज है वो पनामा की मंजरकशी आपको करता दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या फैसला आता है, क्या नहीं आता, हुकूमत होता है, हुकूमत के हक में नहीं होता, वो तो उस फैसले के आने के बाद मालूम होगा। लेकिन जो कल का एहतजाज है वो क्या रंग लाता है, उस पर भी बात करेंगे। मुझे बड़े एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुंबई पुलिस की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि भारतीय टीवी सहाफ़ी और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान में 26 फरवरी 2019 को होने वाले बालाकोट हमले के बारे में पहले ही से आगाह थे। इस हवाले से 23 फरवरी को अर्नब गोस्वामी ने व्हाट्सएप पर पैगाम में लिखा था कि हुकूमत पर एतमाद है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा करेगी जिससे भारतीय अवाम खुश हो जाएंगे। अब अर्नब गोस्वामी बालाकोट हमले के बारे में 3 रोज पहले से ही बाखबर था। ये हम नहीं, मुंबई पुलिस की जानिब से तहकीकात में ये बात वाज़ेह हुई है। इसका मतलब ये कि भारत पाकिस्तान दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकता है, हत्ता के वो अपने फौजी आप ही मरवा सकता है। जनरल साहब, भारत की पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनी से हम कहें या फिर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी इक़्तिदार की हवस के लिए कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल जब से आए ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, और आपको पता है कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है, इसका नाम रहा है उसमें। लेकिन यह कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का अपना एक वतीरा है बहुत अरसे से। चूंकि इनको इसमें कामयाबी रही और दुनिया इनके ऊपर शक नहीं करती रही, तो ये चलते रहे। आपको याद होगा कि 1971 में इन्होंने गंगा अपना एक जहाज जो कि अगवा किया था वहां से, और उसको कहा कि जनाब कश्मीरी मुजाहिदीन ले गए हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे उतारा, फिर उस जहाज को उन्होंने तबाह कर दिया। और उससे वजह से जंग में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी ओवर इंडिया फ्लाइट्स जो थी वो बंद कर दी पाकिस्तान की। सो वहां पे जो फौज थी उसके लिए खुराक वगैरह यहाँ से भेजनी पड़ती थी, क्योंकि बांग्लादेश में मिल नहीं रही थी जंग में, तो वो बंद हो गई और बड़ा लंबा डिटूर करके आपको वाया श्रीलंका जाना पड़ता था। तो ये चीज तो भारत करता आ रहा है। और वहां पे भी अभी आप समझौता एक्सप्रेस का देख लें, कर्नल पुरोहित के वहां पे जितने भी मुकदमात हैं जो भी उसने वहां पे करता रहा, ये सारा कुछ यहाँ पे। और ये होता यही है कि इसको हकीकत का रंग देने के लिए कुछ अपने लोग भी मरवाने पड़ते हैं और बाहर से भी पाकिस्तानी कोई, और ये बगराम जेल से पाकिस्तानियों को ला के उसमें शामिल करके तो ये काम करवाते रहे हैं। नतीजा ये है कि अब चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत के अवाम की भी आंखें खुलनी चाहिए। जो पिछला इलेक्शन हुआ वो एक तरह से रिग्ड इलेक्शन है। उसके जिन लोगों के मारे गए अजीजो कारब, वो उनको चाहिए कि मोदी का गिरफ्तार पकड़े, क्योंकि ये कातिल है। और पाकिस्तान को भी इंसाफ देना चाहिए, आईसीजे में जाना चाहिए। जनाब, ये हमारे मुल्क पे इन्होंने चढ़ाई की, हमारी सॉवरेनिटी वायलेट की, सिर्फ एक मफरूजे के ऊपर या इस तरह के बोल के। और अब इतना झूठ का बहुत बात आपके पास है, डिसइंफो लैब वालों का भाई आ गया, डोजियर तैयार, ये भी निकल आया, अर्नब गोस्वामी वाला है। ठीक है, तो हुकूमत को चाहिए मतलब मेहनत करके। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब भारतीयों की आंखें खुलने की जरूरत है इस वक्त। अक़वाम आलम को भी इसका नोटिस लेना होगा। नासिर भाई चुगताई साहब, जिस तरह की कॉन्वर्सेशन बाहर आई इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, चिट चैट के जरिए, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी फिर पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? यकीनी तौर पर करेगा, उसका हक बनता है। नहीं, मतलब क्योंकि आप उसको इस्तेमाल करने देते हैं। अगर आप समझौता जी नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुंजाइश अभी भी बाकी है, इतना सब कुछ आया हो जाने के बावजूद। दहशतगर्द होता है,
उसको किसी से दहशत नहीं होती। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अगर हम समझौता एक्सप्रेस पर पहले ही ये ICC चले जाते, हमारे लोग मरे थे उसमें ना, हमारे लोग शहीद हुए थे और भारतीय फौजी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, जिनको पार्डन दिया गया, जिन्हें माफ़ी दी गई। मक्का मस्जिद हैदराबाद केस, वहाँ भी पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए थे बम धमाके में, वहाँ भी हिंदू इन्वॉल्व थे। तो ये तो बहुत होता रहा है। मशरक़ी पाकिस्तान की मिसाल दी, सबसे बड़ी टेररिज्म तो वो था मुक्ति बाहिनी वाला, वहाँ पर सब कुछ हुआ। असल में अर्नब गोस्वामी एक बहुत बड़े प्लान में एक छोटी सी मक्खी है। ये जो माफिया है ना, इसको थोड़ा सा ख्याल कर लें। ये मीडिया, सब मीडिया नहीं, बाज़ मीडिया हाउसेस, हुकूमत हिंद, मौजूदा हुकूमत हिंद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद वहाँ के कुछ ऐसे अवाम जो इंतहा पसंद हैं, जो चाहते हैं, जिन्होंने पुलवामा से पूरा फ़ायदा उठाया। ये माफिया है, इसका गठजोड़ है बहुत तगड़ा। सुप्रीम कोर्ट में अब केस जाता है कश्मीरियों का, तो वो अब तक पड़ा हुआ है, उसका फैसला नहीं हो पाया 5 अगस्त के बाद। फिर ये कि पहले किसको इत्तला होती है, किसको नहीं होती, ये सबको पता है कि अर्नब गोस्वामी एक एजेंट है RSS का, नॉट बीजेपी। RSS का वो जो रज्जू परिवार है उसका मेंबर है वो, तो उसको सब मालूम होगा। अब वहाँ पर टाइम है नहीं, वरना बड़ी लंबी मजे की हिस्ट्री है। तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ नहीं होगा, और ये आने वाले वक्तों में फिर करेंगे, जब तक हमें जवाब नहीं देंगे। और मेरी भी कोशिश यही होगी कि इस सवाल पर हम दोबारा से निश्चित रखें। लेकिन रज़ा रुमी साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। एक के बाद एक करके इंडिया के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। डिसइंफोलैब कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट, और अभी तो मुंबई पुलिस खुद इंकशाफ कर रही है इस बात का। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बाकी पैनलिस्ट ने तो उसका जिक्र कर दिया है, मगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही मज़मूम एक बात है कि जो हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट मीडिया है वो और हुकूमत वक्त जो उनका जो गठजोड़ है और जो उनकी साजबाज है वो भी अब बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। बल्कि इंडिया के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है इस वक्त, और बहुत बातचीत भी हो रही है कि किस तरह से उनको पहले से ये इन्फॉर्म किया गया और उन्होंने इसको अपने चैनल के लिए कैसे एक्सप्लॉइट किया, और ये दीगर जो हैं हिस्से कॉर्पोरेट मीडिया के, वहाँ कुछ जारी है। होता है कि जो उनकी पॉलिसी है, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी हो या तरह से मीडिया का जो बड़ा अहम रोल होता है एज अ वॉच डॉग, एक आज़ादाना जो आवाज़ के तौर पर और आवाम के बिहाफ के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे को चैलेंज करना, क्वेश्चन करना, वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो आप खुद ही इसे अंदाजा कर लीजिए। और एनबीसी ने बड़ा सही कहा कि इसमें अब सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत सारे फैसले इस गवर्नमेंट के, जो मौजूदा गवर्नमेंट है इंडिया में, उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट या तो उनकी तायद करती है या बिल्कुल खामोश हो जाती है ताकि उनको फ्री हैंड मिल जाए। तो एक तरह से ये जो हिंदुस्तान की जमहूरियत के ऊपर एक के बाद एक जो एक्सपोज हो रही है उसकी हॉलोनेस और उसका खोखलापन, वो भी इस पूरी वाक़े से आया होता है। सही। ज़ुनैरा, इंडिया के बाहर के मामलात हो या इंडिया के अपने अंदरूनी मसाइल हो, कहीं से भी जाकर देख लें, जड़ या उसकी रूट कॉज जो है वो नरेंद्र मोदी या आरएसएस के गुंडों से जाकर मिलती है। और अब अर्नब गोस्वामी, देखिए आरएसएस इस वक्त काबिज है पूरी तरह इंडिया पे, और इन अदर वर्ड्स इस वक्त टेररिस्ट स्टेट बनी हुई है इंडिया, और इस तरह की टेररिस्ट स्टेट है जिसमें वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी जेपरडाइज कर सकती है व्हेन इट कम्स टू देयर ओन एजेंडाज। एजेंडा उनका क्या है? हिंदुत्व। वी ऑल नो दैट कि वो हिंदुत्व सुप्रीमेसी चाहते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू जो वाइट सुप्रीमेसी का इस वक्त हाल हो रहा है। इट वाज कमिंग अप सिंस डेकेड्स, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, वो एक्सटर्नल थ्रेट्स की तरफ देखते रहे। यूएस की मैं बात कर रही हूँ, और नतीजा ये हुआ कि आज जब वो बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पे आ गया है तो उनको समझ नहीं आ रही उसे कंट्रोल कैसे करना है। अब टीआरपीज़ के लिए जो मुल्क
जहाँ के जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को जेपरडाइज करते हो, जहाँ पे आपके मिलिट्री ऑपरेशंस का जर्नलिस्ट को पता होता हो, जहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी का आपने हशर नशर किया हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन एजेंडाज, आप उस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस वक्त खुद हमें पाकिस्तान में शोर मचाने से कुछ नहीं होगा. दिस इज हाई टाइम फॉर वेरी एग्रेसिव डिप्लोमेसी इन UN एंड ऑल अदर फोरम्स. डोजियर पहले गया हुआ है, इन चीज़ों को लेके जाना चाहिए ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके. डिप्लोमेटिकली उन्हें आइसोलेट करने की ज़रूरत है. हॉटलाइन पे तो हम पहले ही उनके साथ LOC पे लगे हुए हैं जो हमने करना है, लेकिन इनको अदरवाइज डिप्लोमेटिकली बहुत एग्रेसिवली हैंडल करने की ज़रूरत है. एंड शाह महमूद कुरैशी इन पर्टिकुलर मुझे बहुत वीक नज़र आते हैं इस पे. मुजम्मिल सुहरावर्दी साहब, यहाँ पर जुनैरा ने वज़ीर ख़ारजा का भी जिक्र किया जो कि अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जिस मुल्क के जो लोग हैं वहाँ कबूतर भी, मतलब सफ़ेद कबूतर को भी पाकिस्तानी जासूस करार दे देते हैं, तो वहाँ के सहाफ़ी से तो फिर कुछ भी तवक्को रखी जा सकती है? देखें, जब दो दुश्मन ममालिक होते हैं ना, पाकिस्तान और भारत आपस में दुश्मन ममालिक हैं, हमारे दरमियान तनाज़ात हैं, हमने 3 जंगें लड़ी हैं, हमारे बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं उसमें, तो वहाँ जो इन जंग ऐसे सेंटिमेंट्स मौजूद रहते हैं. पाकिस्तान में भी जो आप देखें ना, मोदी का यार है गद्दार है गद्दार है, वहाँ भी जो पाकिस्तान का यार है गद्दार है गद्दार है. लेकिन सवाल वही है जो जुनैरा ने किया है कि हमने डोजियर बनाया, डिसइंफो लैब आई यूरोपियन यूनियन की, ये गोस्वामी की चैट आई, इंटरनेशनल ओपिनियन कहाँ है? मुझे ये बताएं. डोजियर परसेप्शन प्रिवेल्स ओवर रियलिटी वाली बात है, तासुर हकीकत से ज़्यादा मजबूत होता है. बिल्कुल. हमारा एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग कहाँ है, हमारे डिप्लोमेट्स कहाँ हैं, हमारे सिविल गवर्नमेंट तो बिल्कुल खामोश नज़र आ रही है. और मुझे तो ऐसे लग रही है जैसे पिछली गवर्नमेंट कलभूषण का नाम नहीं लेती थी, ये प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करके समझते हैं कि पूरी गवर्नमेंट का जो काम है ना वो मेरे एक ट्वीट से पूरा हो गया, मैंने ट्वीट कर दिया, इट्स एनफ. तो अब ये कोई उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये लड़ाई ट्वीट से बाहर है और इसके लिए कोई अग्रेसिव डिप्लोमेसी और दुनिया में जाकर एक्सटर्नल पब्लिसिटी के जो विंग्स बनाती हैं हुकूमतें, वो क्यों बनाती हैं? अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करने के लिए बनाती हैं. कहाँ है वो हमारा एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग? हमने दुनिया के कितने बड़े जो इदारे हैं हम उनमें जाकर इस डोजियर को दिया है, कितने एडिटोरियल आए हैं, कितने ओपेड आए हैं इसके ऊपर, दुनिया के बड़े न्यूज़ चैनल्स पे कितने टॉक शोज़ हुए हैं? कुछ भी नहीं, कारकर्दगी जीरो है. जब हम दुनिया इस पर बात ही नहीं करेगी तो हम जितनी मर्जी बड़े सबूत ले आए, उस सबूत को कौन मानेगा? सिर्फ मैंने और आपके मान जाने से तो नहीं, हमारा तो बच्चा जानता है कि भारत क्या कर रहा है. मानना तो दुनिया ने है और दुनिया को मनवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? करने में हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे सिविल गवर्नमेंट को फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा, क्योंकि ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी, इससे पहले डिसइंफो लैब और फिर जिस तरह से DG ISPR और वज़ीर ख़ारजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खुद उसमें कहा गया कि बहुत सारे शवाहिद और सबूत हमारे पास मौजूद है. मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त को कबूल करते हुए बरतानवी अदालत ने ब्रॉडशीट मामले पर जो तफसीली फैसला है वो जारी करने की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है. लेकिन ये जो फैसला आने वाला है इस सिलसिले में, उस फैसले के बाद क्या हम कुछ सीखेंगे? क्वेश्चन मार्क. रज़ी रूमी साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, बताइएगा क्विकली प्लीज़. देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं पिछली जो बहस हो रही थी उसके ऊपर एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग का जिक्र हुआ था. तो जो अभी मौजूदा वजीर हैं फवाद चौधरी साहब, जब वो थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने बहुत इसमें कोशिश की थी और गाइडलाइंस भी दी थी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से इस जो प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसका वो कैसे उभारे और जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स हैं उनको कैसे कंट्रोल में लाए. लेकिन यही मसला है कि यहाँ पर जो आइडियाज होते हैं पर इन पर अमल दरामद नहीं होता. रही ब्रॉडशीट का मामला, तो ये बहुत पेचीदा मामला है. मेरे ख्याल से ये अच्छा कदम है कि ये जजमेंट सामने आ गई है. अब मेरा तो सिर्फ एक दो लाइनों में मैं बात कहूंगा कि नंबर एक तो ये कि वो लोग जो कि इसमें शामिल थे इस पूरी इनकॉम्पिटेंस में, और वो कोई भी गवर्नमेंट से हो और कोई भी इंस्टीट्यूशन से हो, उन सब से पूछगिछ होनी चाहिए और नैब का खुद एहतसाब होना चाहिए. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन का अमल शुरू हो जाना चाहिए. जुनैरा, क्विकली प्लीज.
बिल ब्रॉडशीट से मेरे ख्याल है हम लर्न ये करते हैं कि एक तो इंटरनेशनल और कॉर्पोरेट लॉ पे हम लोग के पास एक्सपर्ट्स नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी क्लॉजेज उनके साथ तय की उस एग्रीमेंट में जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि हमें उन्हें पैसे भी देने पड़ रहे हैं और डिफेमेशन भी हो रही है पूरे दुनिया में। इसके अलावा ये कि चाहे जिस दौर में भी हुआ था, इस तरीके के वेंचर्स को साइन करने से पहले कोई ऐसा मैकेनिज्म सामने आना चाहिए कि पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल हो, लोगों से उसका आप किसी तरह अप्रूवल लें। ये नहीं कि किसी गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से कोई वेंचर साइन किया और उसके बाद उसका खमियाजा भुगतने के लिए बाकी गवर्नमेंट्स को छोड़ दिया। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होना हमारे पास बहुत जरूरी है। मुजम्मिल साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट, जैसे जुडिशल कमीशन होना चाहिए और जीआईटी बननी चाहिए। जो भी इसका कसूरवार है, ये कोई वज़ीरों की कमेटी नहीं होनी चाहिए जैसे पहले हमारे यहाँ मुदुरमान कमीशन बना है, और फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रियासत को आगे आना चाहिए, हुकूमत को नहीं, और इसका बहुत बेलाग एहतसाब होना चाहिए। मैं अभी तक बहुत नाउम्मीद हूँ और बहुत अफसरदा हूँ कि हमारे यहाँ इस पर अभी तक कोई इदारे जो है वो उस तरह नहीं सामने आ रहे जितनी मुल्क की इस पर बदनामी। ठीक है, एनबीसी। मैं एक्सपर्ट्स की बात की है तो एक्सपर्ट्स कमीशन तो बन गया, शिबली फराज उसको हेड कर रहे हैं। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं ये। दूसरी बात, ये एक सवाल का जवाब तलाश कर लें। ये मुआहदा मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था कि ऐन वक्त पे जब जुर्माना का फैसला अदालत दे रही थी तो इतना बड़ा अमाउंट पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में किस तरह ट्रांसफ़र हुआ, किसने ट्रांसफ़र किया, किसके कहने पर ट्रांसफ़र किया, बाकी छोड़ दें, टाइम नहीं है हमारे पास। बाकी सिर्फ इसकी इंक्वायरी कर लें और ये इंक्वायरी कर लें कि किसको क्या कितना फ़ायदा हुआ है, कावे को क्या फ़ायदा हुआ और कब्बों को क्या फ़ायदा हुआ है। जनरल साहब। मेरा ख्याल है इस पे एक जीआईटी बननी चाहिए और उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो भी पब्लिक करनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन होगी, करेंगे क्या, क्योंकि जब तक वो ना पता चले तो ये काई वॉश सा बन जाता है, इसका फायदा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये जीआईटी बना के टर्म्स दें, वो पब्लिक को दिखाई जाए। ठीक है, जीआईटी बननी चाहिए, हाई पावर इन्वेस्टिगेशन कमीशन जो है उसको बनने की ज़रूरत है। एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसमें वज़रा मौजूद ना हो, कोशिश की जाए कि रियासती इदारे इसमें इन्वॉल्व और उनके एक्सपर्ट्स बैठें। जबकि जुनैरा ने यह भी कहा कि हाँ, अगर इंटरनेशनली हम देखें तो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो डिफेंडर्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि इस किस्म के जब मुआहदे होते हैं तो वो शिकों को देख सकें कि कहाँ पर कमी है और कहाँ पर किसी चीज़ को बेहतर होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।